हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। तो दोस्तों चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मैंने आपको जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पर एक वीडियो बनाकर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करके देखिए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है जीवों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नाम से। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लाइफ स्पान क्या होता है अर्थात जीवन अवधि क्या होती है, और मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन क्या होता है अर्थात जनन क्या होता है। और मैंने आपको टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बताया था कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो पहली विधि है अलैंगिक जनन की द्विविभाजन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बाइनरी फिशन। क्या कहा जाता है? बाइनरी फिशन। तो चलिए मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। जब एक जनक बीच में सिकुड़कर दो बराबर भागों में बट जाता है अर्थात दो संतान उत्पन्न करता है, तो इसी को द्विविभाजन कहते हैं। उदाहरण अमीबा, यूग्लिना तथा सभी प्रोटोजोआ संघ के प्राणी। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये है क्या है? ये है हमारा अमीबा। ये देखिए ये क्या है? ये है हमारा अमीबा। इसमें ये क्या है? ये है इसका केंद्रक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। अच्छा, तो जब ये अमीबा बाइनरी फिशन करेगा तो सबसे पहले इसका केंद्रक डिवाइड करेगा अर्थात केंद्रक दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो केंद्रक था ये दो बराबर भागों में यहाँ पर बट रहा है। ओके, तो ये देखिए ये यहाँ से केंद्रक दो बराबर भागों में बट रहा है। फिर जब ये केंद्रक दो बराबर भागों में बट जाता है तो उसी टाइम से साइटोप्लाज्म जो इसके बाहर भरा हुआ है, केंद्रक के बाहर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसको कोशिका द्रव्य क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जब केंद्रक डिवाइड कर जाता है तो उसी टाइम से क्या होता है? साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करने लगता है। तो देखिए यहाँ तो केंद्रक पूरा डिवाइड हो गया है और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न अभी चल रहा है। जैसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीज़न बराबर हो जाता है, मतलब अमीबा में भी साइटोप्लाज्म आ जाता है और इस वाले अमीबा में भी साइटोप्लाज्म आ जाता है, तो ये अमीबा क्या होता है? दो बराबर भागों में बट जाता है। ध्यान से देखिए, ये एक अमीबा है और ये दो अमीबा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक जनक है और दो संतान हैं। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है? ये एसेक्सुअल अर्थात अलैंगिक जनन है। ओके, क्योंकि इसमें केवल एक ही जनक भाग ले रहा है, इसमें दो जनक भाग नहीं ले रहा है। ओके, तो ये है अमीबा में द्विविभाजन अर्थात बाइनरी फिशन इन अमीबा। चलिए मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम काफ़ी अच्छा है और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाइनरी फिशन इन अमीबा। बाई मतलब होता है दो, फिशन मतलब होता है डिवाइड करना। मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में बट जाता है तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। तो देखिए ये अमीबा है, ये अमीबा है, ये जो बना है ये क्या है? ये अमीबा है और इसके अंदर क्या है? ये इसका न्यूक्लियस, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक ना।
केंद्रक बोलते हैं, मैंने आपको बताया है। तो ये पेरेंट अमीबा है। तो जब ये डिवाइड करता है अर्थात इसके अंदर जब बाइनरी फिशन होता है तो ये देखिए इसका न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, इलांगेशन ऑफ न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और क्या होगा, ये यहाँ से ग्रू बनना शुरू हो जाएगा। देखिए डेवलपमेंट ऑफ ग्रू, जब ग्रू बनता है तो ये न्यूक्लियस और इनलार्ज होकर 2 बराबर भागों में बट जाता है। ये देखिए ओके, ये देखिए डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस भी बट रहा है और साइटोप्लाज्म भी बट रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ये 2 नए अमीबा को जन्म देता है। ध्यान से देखिए, ये 2 नए अमीबा को जन्म दे रहा है। इसी को बोलते हैं 2 डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा, मतलब यहाँ पर अमीबा के 2 संतानें बन गई हैं। तो यही है बाइनरी फिशन। एक बार डेफिनीशन फिर से पढ़ देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जब एक जनक बीच में सिकुड़कर 2 भागों में बट जाता है अर्थात 2 संतान उत्पन्न करता है तो इसी को द्विविभाजन अर्थात बाइनरी फिशन कहते हैं। ये किस में देखने को मिलता है, अमीबा में, यूग्लिना में और पैरामीशियम में भी बाइनरी फिशन देखने को मिलता है, सभी प्रोटोजोआ संघ के प्राणी में। ओके, तो ये हो गया हमारा बाइनरी फिशन अर्थात द्विविभाजन। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला जो है हमारा वो है बीजाणु जनन। अलैंगिक जनन की विधियां में अगली विधि है बीजाणु जनन, जिसको हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पोरुलेशन। चलिए तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। इसमें जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वह बीजाणु अंकुरित होकर नया जीव उत्पन्न करता है। उदाहरण पेनिसिलियम की कोनिडिया। उदाहरण क्या है, पेनिसिलियम की कोनिडिया। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, ये स्ट्रक्चर जो हमको दिख रहा है ये है हमारा पेनिसिलियम। क्या है, पेनिसिलियम। और ये जो इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे ऐसे आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये है हमारा कोनिडिया। ओके, और ये कोनिडिया कैसे होते हैं, अगतिशील होते हैं अर्थात नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, और ये जो कोनिडिया होते हैं यही जब ग्रो करते हैं तो नए पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा बीजाणु जनन अर्थात स्पोरुलेशन। चलिए हम आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने हाथ से भी बनाया है और आपको चित्र भी दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए ये क्या है, ये है कोनिडिया और यही कोनिडिया जब ग्रो करेगा तो नए को जन्म देगा। ओके, तो ये हो गया हमारा बीजाणु जनन अर्थात स्पोरुलेशन। आगे हम बढ़ते हैं तो एक डायग्राम और है जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। ये देखिए ये जो सेप्टा की तरह दिख रहा है इसको कोनिडियोफोर बोलते हैं और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है कोनिडिया। आप ध्यान से देखिए और कोनिडिया ऐसे दिखते हैं और ये जब जर्मिनेट करते हैं मतलब जब ये वृद्धि करते हैं तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ओके, ये देखिए जर्मिनेटिंग कोनिडिया और यही जर्मिनेट होकर इसको बना देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मुकुलन अर्थात बडिंग। किस पर बात करेंगे, मुकुलन अर्थात बडिंग पर। तो ये भी अलैंगिक जनन की एक अच्छी विधि है। तो आइए हम इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। जनक के शरीर से मुकुल बनता है अर्थात बड बनता है। मुकुल को इंग्लिश में बड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड कहा जाता है। जनक के शरीर से मुकुल बनता है और मुकुल जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बनाता है। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ईस्ट में और हाइड्रा में हमको देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये देखिए ये किस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है, ये है हमारा हाइड्रा।
क्या है, हाइड्रा। ओके, और ध्यान से देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कलिका बन रहा है जिसको मुकुल या इंग्लिश में बड कहते हैं। ओके, और यही बड जब इस ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाएगा तो नया हाइड्रा बना देगा। यही जो कलिका है जब ये इससे अलग हो जाएगा तो नया हाइड्रा बना देगा। चलिए एक डायग्राम और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है, मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए हैं। एक है एग्जाम्पल हाइड्रा का, तो मैंने हाइड्रा का चित्र आपको दिखा दिया कि हाइड्रा में कैसे बड बनता है। अब यहाँ पर है ईस्ट, तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपके एनसीईआरटी बुक में बना है। ये इसमें ईस्ट का है। ये किसका है, ईस्ट का है। ईस्ट में बडिंग कैसे होता है, अर्थात ईस्ट में मुकुलन कैसे होता है, वो यहाँ पर बना है। ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। ओके, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो ध्यान से देखिए, पहले ये पेरेंट सेल है, पहले ये पेरेंट सेल है अर्थात जनक कोश क्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ईस्ट से एक छोटा सा, ये देखिए ये एक बड निकला है। ये बड निकला तो इसमें ये जो न्यूक्लियस था ये यहाँ पर चला गया और दो बराबर भागों में बंटने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ये दो बराबर भागों में बंट जाता है तो ये न्यूक्लियस इस छोटे से कलिका में चला जाता है और ये कलिका को हम बड बोलते हैं अर्थात कलिका बोलते हैं। और ये इस पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और नया ईस्ट बना देता है। तो ये है हमारा बडिंग इन ईस्ट। मैं लिख देता हूँ बडिंग इन ईस्ट। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसमें सब कुछ लेबल हुआ है। तो ये देखिए, ये क्या है, ये है हमारा पेरेंट सेल और ये है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है और ये है वैक्यूल। अब देखिए, ये न्यूक्लियस यहाँ पर है और यहाँ से छोटा सा बड निकल गया और बड निकलने के बाद ये न्यूक्लियस यहाँ पर देखिए डिवाइड कर रहा है। जैसे ही न्यूक्लियस दो बराबर भागों में बट जाता है तो उनके बीच एक छोटा सा सेप्टा बन जाता है और सेप्टा बन जाने के बाद ये बड अलग हो जाता है पेरेंट सेल से और नए ईस्ट को जन्म देता है। ये देखिए, ये डॉटर बड हैं, ये जब अलग हो जाएंगे पेरेंट सेल से तो नए ईस्ट को जन्म दे देंगे। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इन ईस्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अलैंगिक जनन की अगली विधि को देखते हैं। अगली विधि है खंडी भवन, जिसको हम इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ओके, तो आइए मैं आपको फ्रेगमेंटेशन का डेफिनीशन पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। खंडी भवन का अर्थ है खंड में टूटना। खंडी भवन का क्या अर्थ है, खंड में टूटना। प्रत्येक खंड नया जीव उत्पन्न करता है। जो खंडी भवन के प्रक्रिया द्वारा जो खंड बनते हैं उनसे प्रत्येक खंड नया जीव को उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं अर्थात फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये किस में देखने को मिलता है, ये हमको स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। तो ध्यान से देखिए, ये है डायग्राम किसका, ये है हमारा स्पाइरोगायरा का। ओके, तो स्पाइरोगायरा एक एल्गी होता है अर्थात शैवाल होता है। मैं थोड़ा सा स्पाइरोगायरा के बारे में बता देता हूँ। यह एक शैवाल है। क्या है, एक शैवाल है। ओके, और कैसा शैवाल है, ग्रीन एल्गी अर्थात हरित शैवाल होता है। ओके, तो देखिए, ये एक स्पाइरोगायरा एल्गी है अर्थात शैवाल है और ये एक खंड, दो खंड और तीन खंड में टूट गया है। तो जो प्रत्येक खंड है वो नए स्पाइरोगायरा को बना देगा। प्रत्येक खंड जो है वो नया स्पाइरोगायरा को बना देगा। ओके,
तो यही है हमारा खंडी भवन अर्थात फ्रेगमेंटेशन। खंडी भवन का अर्थ है खंड में टूटना। प्रत्येक खंड नए जीव को उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को खंडी भवन अर्थात फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। चलिए मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ। ये आखिरी डायग्राम है और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या है, ये है हमारा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स नहीं है, मैंने अभी आपको बताया। ये क्या है, ये है हमारा स्पाइरोगाइरा। ध्यान नहीं दिया आपने। देखिए ये देखिए मैंने आपको बना के दिखाया था। ये देखिए ये क्या है, ये है हमारा स्पाइरोगाइरा। ओके, मुझे पता था मैं यूलोथ्रिक्स बोलूँगा तो आप लोग बोल दोगे। ये क्या है, ये है हमारा स्पाइरोगाइरा। तो देखिए ये स्पाइरोगाइरा दो खंडों में टूट गया है। तो ये जो एक खंड है ये नए स्पाइरोगाइरा को बना देगा और एक खंड नए स्पाइरोगाइरा को बना देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।